Diversity in India. India is a country of many diversities. We speak different languages, have various types of food, celebrate different festivals, practice different religions. But actually, if you think about it, we do many things that are similar, except that we do them in different ways. भारत में बहुत सारी विविधताएं हैं, दैट इज डाइवर्सिटीज. हम अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग खाना खाते हैं. ओके, हम अलग अलग त्योहार सेलिब्रेट करते हैं और अलग अलग धर्मों का हम पालन करते हैं. मगर गौर से देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वो चीजें करने के तरीके बिल्कुल भी अलग है, मगर चीजें एक जैसी करते हैं. ओके, तो इसी को हम विविधता कहते हैं. How do we explain diversity? A little more than 200 years ago, or long before the train, aeroplane, bus, or car became a part of our lives, people traveled from one part of the world to another in ships, on horses, on camels, or on foot. डाइवर्सिटी हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? डाइवर्सिटी यानी विविधता क्या है? तो विविधता क्या है ये समझने के लिए हमें एक उदाहरण से समझना होगा. तो 200 साल पहले जब एरोप्लेन्स, बसेस या फिर कार्स हम यूज नहीं करते थे, तब इनकी डिस्कवरी भी नहीं हुई थी. ओके, इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की. तो लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे. तो वो कैसे ट्रैवल करते थे? वो जहाजों में करते थे, दैट इज शिप्स. वो घोड़े पर बैठ कर जाते थे, ऊंट पर बैठ कर जाते थे, या फिर वो पैदल चले जाते थे. ऑफन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स और न्यू प्लेसेस टू सेटल इन और फॉर पीपल टू ट्रेड विथ. लोग क्यों ट्रैवल करते थे? नए जमीन के खोज में, नई जगहों की तलाश में. वहां वो सेटल होते थे या फिर कभी कभी व्यापार करने के लिए वो जाते थे. एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रैवल, वंस दे गॉट टू अ प्लेस, पीपल स्टेड देयर ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम. और उन दिनों ट्रैवलिंग को ज़्यादा समय लगता था, क्योंकि आज के जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं थे. तो लोग जहां भी जाते थे वहां बहुत दिनों तक रुकते थे, वहां रहते थे. Many others left their homes because there were famines and drought and they could not get enough to eat. कुछ लोग तो इसीलिए भी अपने घर छोड़कर जाते थे क्योंकि सूखा पड़ता था, पानी की कमी होती थी, अनाज की कमी होती थी, इसलिए खाने को नहीं मिलता था. इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे. Some went in search of work while others left because there was a war. कुछ लोग तो काम की तलाश में निकलते थे और कुछ लोग तो इसीलिए अपना घर छोड़ के ट्रैवल करते थे क्योंकि उस एरिया में, उस क्षेत्र में ज्यादा युद्ध होते थे, बैटल्स होते थे. Sometimes, as they began to make their homes in new places, people began to change a little, and at other times, they managed to do things in the old ways. तो जहां भी लोग जाते थे अपने घर करके नई जगह में वो रहते थे, तो लोग थोड़े से बदलते थे. कुछ नए तौर तरीके वो सीखते थे और कुछ अपने ही पुराने तौर तरीके वो अपने जीवन में यूज करते थे. So their languages, food, music, religions became a mix of the old and the new, and out of this intermixing of cultures came something new and different. तो क्या होता था, जहां वो जाते थे वहां की लैंग्वेज एक अलग होती थी, वहां का खाना, वहां का संगीत, वहां का रिलीजन, और उनका अपना एक संगीत, उनका अपना एक रिलीजन, धर्म, उनका अपना एक खाना और लैंग्वेज. तो ये दोनों का इंटरमिक्सिंग होता था. नए और पुराने तरीके, नए यानी नई जगह के तरीके और उनके पुराने तरीके, तो इनका इंटरमिक्सिंग हो जाता था और एक अलग ही कल्चर, संस्कृति उभर के आती थी. The history of many places shows us how many different cultural influences have helped to shape life and culture there. इतिहास का अध्ययन करके हमें ये पता चलता है कि उस एरिया का जो जीवन है उस पर कौन कौन से सांस्कृतिक इन्फ्लुएंसेस प्रभाव हुए हैं और कौन कौन से कल्चर से वहां का जीवन प्रभावित हुआ है. दोस रीजन्स बिकेम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज. और इसीलिए एक पर्टिकुलर रीजन वहां बहुत ही डाइवर्स कल्चर इसीलिए होता है क्योंकि उसका हिस्ट्री, इतिहास बहुत ही यूनिक होता है. Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live.
और डाइवर्सिटी इसीलिए भी आती है उस एरिया में, डाइवर्सिटी यानी विविधता, क्योंकि उस एरिया में रहने वाले लोग वहां के जियोग्राफी से एडजस्ट करते हैं, अडेप्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिविंग नियर द सी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन अ माउंटेनस एरिया। और एक उदाहरण हम समझ सकते हैं कि समुद्र के नजदीक रहना ये अलग है और माउंटेनस एरिया यानी कि पहाड़ी इलाकों में रहना अलग है। जो लोग समुद्र के नजदीक रहते हैं उनको वहां के हालात से एडजस्ट करके रहना होता है, और जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं वहां का जीवन अलग होता है, उनको वहां के हालात से एडजस्ट करके रहना होता है। यहाँ एक टेबल दिया गया है। List at least 3 different ways in which people in India do the following. One of the possible answers has been provided for you already. भारत में विविधता है, डाइवर्सिटी इज देयर इन इंडिया। तो कौन से ऐसे एरियाज है जहां डाइवर्सिटी है? ओके, तो कुछ उदाहरण यहां दिए गए हैं, हमको ये टेबल फिलअप करना है। तो पहला तो है डिफरेंट वेज इन विच पीपल प्रे, लोग कैसे अलग अलग तरीकों से पूजा करते हैं। तो एक दिया गया है थ्रू सिंगिंग हिम। हिम एक रिलीजियस सॉन्ग होता है, ओके, जिसको हिम कहते हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे रिलीजियस सॉन्ग गाकर पूजा करते हैं, कुछ लोग कुछ अन्य तरीके से बस प्रे करते हैं। मान लो हिंदू जो लोग हैं वो अलग तरीके से पूजा करते हैं, जो मुस्लिम लोग हैं वो अलग तरीके से पूजा करते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं। जो क्रिश्चियन लोग हैं वो अलग तरीके से पूजा करते हैं, जो बौद्ध लोग हैं वो अलग तरीके से पूजा करते हैं, जो जैन है वो अलग तरीके से। तो हर एक धर्म का अपना अपना तरीका है पूजा करने का, प्रे करने का। ओके, तो अलग अलग तरीके हैं। डिफरेंट वेज इन विच पीपल गेट मैरिड, शादी करने के तरीके भी अलग अलग धर्मों में अलग अलग है, और अलग अलग जातियों में यानी कि कास्ट में फिर भी अलग अलग है। एक दिया गया है थ्रू साइनिंग रजिस्टर इन द कोर्ट। तो आपको अगर शादी करनी है तो आप कोर्ट में जाके अपने नाम रजिस्टर करके एप्लीकेशन देके कि हम शादी कर रहे हैं, ऐसा रजिस्टर मैरिज उसको कहते हैं। या फिर आप अपने तौर तरीकों से, जैसे कि अपने रिलीजन में, अपने अपने रिलीजन में जो भी रिचुअल्स दिए गए हैं, विधि दिए गए हैं, तो उन विधि के अनुसार क्रिश्चियन लोग चर्च में शादी करते हैं, वहां जो प्रिस्ट होते हैं वो उनकी शादी करते हैं। जो मुस्लिम लोग हैं वहां जो काजी होते हैं वो उनकी शादी कराते हैं। हिंदू धर्म में अलग रीति रिवाजों से शादी की जाती है, ऐसा ही बिल्कुल सभी धर्मों में अलग अलग तरीके से शादी की जाती है। डिफरेंट वेज इन विच पीपल ड्रेस, एक उदाहरण दिया गया है इन मणिपुर विमेन वियर अ फानेक। तो मणिपुर की जो महिलाएं हैं वो एक फानेक नाम का वस्त्र पहनती है। अभी हर एक स्टेट में अपने अपने ड्रेसेस है, अलग अलग ड्रेसेस है, स्त्रियों के अलग है, पुरुषों के अलग है। तो यहाँ पंजाब की महिलाएं सलवार कमीज पहनती है, तो बहुत सारे अन्य राज्यों में, स्टेट्स में जो महिलाएं हैं वो साड़ी पहनती है, लेकिन साड़ी पहनने के तरीके भी अलग अलग है। वेस्ट बंगाल में साड़ी पहनने का तरीका अलग है, महाराष्ट्र में साड़ी पहनने का तरीका फिर भी अलग है, और कुछ अन्य राज्यों में भी, अन्य स्टेट्स में भी अलग अलग तरीके हैं। कश्मीर की महिलाएं उनके अलग ड्रेसेस पहनती है। तो ये विभिन्नता है, ये विविधता है। डिफरेंट वेज इन विच पीपल ग्रीट ईच अदर, अभी लोग एक दूसरे को मिलने के बाद जो ग्रीट करते हैं उसमें भी विविधता है। झारखंड में लोग जब एक दूसरे को मिलते हैं, खास करके आदिवासी लोग, तो जोहार कहते हैं। ओके, तो कुछ जैसे तरीके हैं, मान लो सत श्री अकाल, जब सिख लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो सत श्री अकाल कहते हैं। जब तमिल लोग एक दूसरे से मिलते हैं, तमिलियन, तो वड़क्कम कहते हैं। नमस्ते, नमस्कार, हाय, हेलो। सो देयर आर डिफरेंट वेज दैट पीपल ग्रीट विथ ईच अदर, अलग अलग तौर तरीके हैं। डिफरेंट वेज इन विच पीपल कुक राइस, जब राइस बनाते हैं, चावल बनाते हैं लोग, तो कैसे बनाते हैं? तो यहां एक उदाहरण है, बाय मेकिंग बिरयानी विथ मीट और वेजिटेबल्स। ओके, मीट यानी कि मांस या फिर वेजिटेबल्स उसमें डाल के बिरयानी बनाई जाती है, एक चावल का ही प्रकार है। फिर खिचड़ी बनाई जाती है, वो भी चावल का ही एक प्रकार है। और फिर अन्य स्टेट्स में, अन्य जगहों पर ऐसे ही चावल के अलग अलग तरीके, अलग अलग रेसिपी बनाई जाती है। इन सभी उदाहरणों से हमें यह पता चलता है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोग अलग अलग तरीके से एक ही बात करते हैं। मान लो पूजा, तो पूजा करने के तरीके अलग है। शादी
शादी करने के तरीके अलग है, और कपड़े पहनने के तरीके अलग है, ग्रीट करने के तरीके अलग है, चावल बनाने के तरीके अलग है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि इंडिया में डाइवर्सिटी है, इसको ही हम विविधता कहते हैं। नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लोथिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, but even the kinds of work they do are different. In cities, it is often easy to forget how closely people's lives are tied to their physical surroundings. This is because in the city, people seldom grow their own vegetables and grain. Instead, they depend on the market to buy all the food and other goods that they need. Okay. सिर्फ लोगों के कपड़े पहनने के और खाने की आदतें ही अलग नहीं है, लेकिन लोग जो काम करते हैं वो काम करने के तरीके भी अलग अलग है। शहरों में लोग जो काम करते हैं तो उनका जो काम है, उनका काम उनके फिजिकल सराउंडिंग से रिलेटेड ऐसा हमें नहीं लगता। वो इसीलिए नहीं लगता कि शहरों में अक्सर लोग उनका अनाज, उनका वेजिटेबल्स नहीं उगाते, और शहरों के लोग उनके अनाज के लिए, उनके वेजिटेबल्स के लिए, उनके खाने की चीजों के लिए मार्केट्स पर निर्भर रहते हैं। वो मार्केट से उनका फूड यानी कि अनाज खरीदते हैं, जो भी उनकी जरूरतें हैं वो मार्केट से वो खरीद के पूरी करते हैं। Let us try to understand what we mean when we say that historical and geographical factors influence the diversity of a region. एक रीजन की जो डाइवर्सिटी होती है, जो विविधता होती है, उस विविधता पर उस रीजन के हिस्ट्री का, इतिहास का और जियोग्राफी, भूगोल का बहुत असर पड़ता है। तो हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल फैक्टर्स जो है, ऐतिहासिक और भौगोलिक घटक जो है, वो उस रीजन के विविधता पर प्रभाव डालते हैं। हम ये समझने की कोशिश करते हैं और इसके लिए हम कंपैरेटिव यानी कि तुलनात्मक ये समझने की कोशिश करते हैं। वी कैन डू दिस बाय रीडिंग अबाउट लाइफ इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, केरला एंड लद्दाख। हम ये समझने की कोशिश करते हैं एक उदाहरण से, और वो उदाहरण है केरला, ये जो स्टेट है साउथ इंडिया में, और लद्दाख ये जो रीजन है जो कि जम्मू कश्मीर का एक पार्ट है नॉर्थ इंडिया में। तो इसका हिस्ट्री और इसका ज्योग्राफी, इसका इतिहास और इसका भूगोल कैसे इसके विविधता पर प्रभाव डालता है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। Look at the map of India in an atlas and locate Kerala and Ladakh. Can you list 3 ways in which the different geographical location of these 2 regions would influence the following? तो कैसे ये जो 2 स्टेट्स है, केरला जो है वो साउथ इंडिया में है और लद्दाख जो है वो नॉर्थ इंडिया में है, जम्मू कश्मीर का एक पार्ट है, केरला एक सेपरेट स्टेट है। तो इनका जियोग्राफिकल लोकेशन जो है, तो इस जियोग्राफिकल लोकेशन का प्रभाव इन लोगों के नीचे जो दी गई है चीजें उस पर कैसे पड़ता है। द फूड पीपल ईट, वहां जो लोग खाना खाते हैं उस पर कैसे जियोग्राफी का प्रभाव है। द क्लोथ्स दे वेयर, वो जो कपड़े पहनते हैं उस पर भी कैसे वहां के जियोग्राफिकल लोकेशन का प्रभाव है। और द वर्क दे डू, वो काम जो करते हैं वो भी कैसे वहां के भूगोल से, भौगोलिक परिस्थिति से प्रभावित हुआ है। लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर राज्य का एक रीजन है जो कि जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट में आता है, पूर्व में आता है, पूरब में आता है, और ये एरिया डेजर्ट है, पूरा रेगिस्तान है। जम्मू एंड कश्मीर के 3 रीजन्स है। एक है जम्मू जहां हिंदू लोग ज्यादा है, दूसरा है कश्मीर जहां मुस्लिम लोग ज्यादा है, और तीसरा है लद्दाख जहां बौद्ध लोग ज्यादा है, बुद्धिस्ट लोग ज्यादा है। Very little agriculture is possible here since this region does not receive any rain and is covered in snow for a large part of the year. साल के बहुत सारे महीने में ज्यादातर यहाँ बर्फ होती है और यहाँ ज्यादा बारिश भी नहीं होती, और इन कारणों की वजह से यहाँ खेती नहीं की जा सकती। There are very few trees that can grow in the region. यहाँ बहुत ही कम संख्या में पेड़ है। For drinking water, people depend on the melting snow during the summer months. और गर्मी के दिनों में पीने के पानी के लिए लोगों को जो बर्फ पिघलती है और उससे पानी मिलता है उस पर निर्भर रहना पड़ता है। People here keep sheep and goats. यहाँ के लोग भेड़ बकरियां पालते हैं। The goats in this region are special because they produce pashmina wool. यहाँ की बकरियां
स्पेशल है क्योंकि उनसे पश्मीना टाइप की एक स्पेशल उल यानी कि ऊन मिलती है। दिस उल इज प्राइज्ड एंड पश्मीना शॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। और ये जो ऊन होती है, ये जो उल होती है, ये बहुत कीमती होती है और इसीलिए पश्मीना शॉल्स बहुत महंगी होती है। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द उल ऑफ द गोट्स एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर। लद्दाख के जो लोग हैं ये सब उल बहुत ही केयरफुली कलेक्ट करते हैं और जो कश्मीर से व्यापारी वहां आते हैं उनको वो बेचते हैं, क्योंकि पश्मीना शॉल जो है वो कश्मीर में बनती है। पश्मीना शॉल्स आर चीफली वोवन इन कश्मीर। The people eat meat and milk products like cheese and butter. Each family owns some goats, cows and does, that is yak cows. तो यहाँ के जो लोग हैं वो मांस खाते हैं, दूध पीते हैं और दूध के जो पदार्थ है जैसे कि चीज और बटर खाते हैं। हर एक फैमिली में कुछ बकरियां होती है, गाय होती है और या काउज होती है। बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स। रेगिस्तान है लद्दाख, इसका मतलब ये नहीं कि यहां व्यापारी नहीं आए। It was considered a good trade route as it had many passes through which caravans traveled to what is today called Tibet. यहाँ बहुत सारे पासेस है। ओके, यहाँ बहुत सारे पासेस है और इसीलिए यहाँ से बहुत सारे मर्चेंट्स, व्यापारी उनके काफिलों के साथ, कैरावैंस उनके काफिलों के साथ यहाँ से जा सकते थे और यहाँ से वो तिब्बत जा सकते थे, तिबेट जा सकते थे। तो इसीलिए यहाँ बहुत सारे व्यापारी आकर गए हैं। These caravans carried textiles and spices, raw silk and carpets. और ये जो व्यापारी आते थे, व्यापारी लोगों के जो काफिले आते थे, तो वो उनके साथ टेक्सटाइल्स यानी कि कपड़ा, स्पाइसेस, कुछ मसाले, रॉ सिल्क, कच्चा सिल्क भी लाते थे और कारपेट्स भी लाते थे। यहाँ एक पिक्चर है, द ड्राई बैरन लैंडस्केप। बैरन यानी ऐसी जमीन जहां कुछ भी ना उगता हो, ऑफ द माउंटेनस डेजर्ट ऑफ लद्दाख। बुद्धिज्म रीच्ड तिबेट वाया लद्दाख। और लद्दाख के मार्ग से ही बुद्धिज्म जो रिलीजन है, बुद्धिज्म जो धर्म है, वो लद्दाख में पहुंचा। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिबेट। लद्दाख को एक छोटा तिब्बत ऐसे भी कहा जाता है क्योंकि वहां ज्यादातर बौद्ध लोग हैं। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स अगो। कुछ 400 साल पहले यहाँ मुस्लिम लोग भी आए। एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हियर। और यहाँ अभी मुसलमान लोग भी बहुत सारी संख्या में रहते हैं। लद्दाख हैज अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स। लद्दाख को ओरल ट्रेडिशन है गीतों की और कविताओं की। Local versions of the Tibetan national epic, the Kesar Saga, are performed and sung by both Muslims and Buddhists. और यहाँ का एक एपिक है, केसर सागा नाम का एक एपिक है, महाकाव्य है, और इसके जो कुछ पार्ट्स है वो दोनों भी समुदाय के लोग, मुस्लिम और बुद्धिस्ट लोग, इसके पार्ट्स प्ले करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ओके, यहाँ आप एक चित्र देख सकते हो, वुमन वीविंग अ पश्मीना शॉल। तो पश्मीना शॉल बना रही है ये दो औरतें। अगला जो स्टेट है वो है केरला। केरला इज अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। ओके, दक्षिण पश्चिम के कॉर्नर में, भारत के दक्षिण पश्चिम कॉर्नर में केरला स्टेट स्थित है। इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर। केरला स्टेट के एक बाजू में समुद्र है और दूसरे बाजू में पहाड़ है, हिल्स है। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पीपर, क्लोव्स एंड कार्डामम्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स। और यहाँ की जो हिल्स है, यहाँ के जो पहाड़ है, उन पहाड़ों के ऊपर बहुत सारे स्पाइसेस जैसे कि काली मिर्च, क्लोव्स और कार्डामम ये उगाई जाती है। इट इज स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। और इन स्पाइसेस की वजह से ही यहाँ व्यापारी आए। Jewish and Arab traders were the first to come here. सबसे पहले तो Jewish व्यापारी आए और फिर अरब व्यापारी आए। The apostle of Christ, Saint Thomas, is believed to have come here nearly 2000 years ago. एक संत थे जिनका नाम था सेंट थॉमस, जो कि जीसस क्राइस्ट के एक डिसाइपल थे, एक शिष्य थे। तो वो इस स्टेट में लगभग 2000 साल पहले आए एंड ही इज क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। और उनको ही एक क्रेडिट दिया जाता है कि सेंट थॉमस ने ही भारत में क्रिश्चियनिटी ये धर्म
यहाँ स्प्रेड किया, यहाँ उसका प्रचार किया. Many Arab traders also came and settled down here. Ibn Battuta, who traveled here a little less than 700 years ago, wrote a travelogue in which he describes the lives of Muslims and says that they were a highly respected community. बहुत सारे अरब व्यापारी भी यहाँ आए और यहाँ बस गए. इब्न बटूटा जो एक फॉरेन ट्रैवलर थे, वो भी 700 साल पहले केरला में आए और उनका जो ट्रैवलॉग है, उनकी जो ट्रैवल जर्नी है, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि यहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं तो इनको बहुत इज्जत मिलती है, ये बहुत इज्जत से यहाँ रहते हैं. The Portuguese discovered the sea route to India from Europe when Vasco da Gama landed with his ship here. जो पोर्तुगीज लोग हैं पोर्तुगाल के, पोर्तुगाल इज अ कंट्री इन यूरोप, तो जो पोर्तुगीज लोग हैं तो सबसे पहले वास्को द गामा जो पोर्तुगीज थे वो केरला में आए उनका जहाज लेके, और उनकी वजह से ही यूरोप के लोगों को, पोर्तुगाल के लोगों को इंडिया का पता चला कि यहाँ इंडिया नाम का एक देश है, भारत नाम का एक देश है. Because of all these various historical influences, people in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism. तो केरला पर ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस की वजह से, ऐतिहासिक प्रभावों की वजह से केरला में जो लोग हैं वो सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, जैसे कि जुदाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म, इन सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं. The fishing nets used here look exactly like the Chinese fishing nets and are called चीना वला. यहाँ जो लोग फिशिंग के लिए नेट्स इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल चाइनीज फिशिंग नेट्स के जैसे है और इनको चीना वला ऐसे कहा जाता है. Even the utensils used for frying is called the चीना चट्टी, and it is believed that the word चीन could have come from China. और यहाँ लोग जो तलने के लिए बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसको भी चीन चट्टी ऐसे कहते हैं, और ऐसे माना जाता है कि ये जो चीन शब्द है वो चाइना से ही आया है, चाइना को ही चीन ऐसा कहते हैं. द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड टू ग्रोइंग राइस एंड अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल हियर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स. यहाँ की जो उपजाऊ जमीन है और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो राइस उगाने के लिए अच्छा है, और यहाँ के बहुत सारे लोग तो राइस, फिश और वेजिटेबल्स खाते हैं. तो आप यहाँ एक चित्र देख सकते हो, चाइनीज फिशिंग नेट्स, और बिल्कुल ऐसे ही नेट्स केरला के लोग फिशिंग के लिए यूज करते हैं. और एक यहाँ चित्र है, बहुत सारे लोग एक नाव में बैठे हैं और वो रेस में पार्ट ले रहे हैं. The boat race is an important part of the Onam festival celebrated in Kerala. केरला में ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, और ये ओनम फेस्टिवल का एक आकर्षण होता है कि बोट रेस. ओके, तो आप ये जो चित्र है ये बोट रेस का चित्र है. While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, the history of both regions has seen similar cultural influences. केरला और लद्दाख के जियोग्राफिकल फीचर्स अलग है, लेकिन इनका जो इतिहास है, दोनों रीजन्स का इतिहास है, तो कुछ सिमिलैरिटीज है इनके कल्चरल इन्फ्लुएंसेस में. बोथ रीजन्स वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स. दोनों भी रीजन्स इन्फ्लुएंस हुए हैं चाइनीज और अरब व्यापारियों से. इट वॉज द जियोग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस एंड द स्पेशल जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट्स उल दैट ड्रीव ट्रेडर्स टू दीज रीजन्स. और केरला का जो जियोग्राफी है इसीलिए वहां स्पाइसेस उगा सकते हैं लोग, क्योंकि वहां हिल्स है, पहाड़ी इलाका है, इसलिए वहां मसालों का उत्पादन लिया जाता है. और लद्दाख का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है इसीलिए बकरियों की उल से पश्मीना शॉल बनती है, और इसीलिए वहां बहुत सारे व्यापारी उस एरिया में अभी भी जाते हैं. Thus, history and geography are often tied in the cultural life of a region. और इसीलिए एक अगर रीजन है तो उस रीजन के सांस्कृतिक जीवन में इतिहास और भूगोल एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है. द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर्स इज नॉट मियरली अ थिंग ऑफ द पास्ट. विभिन्न संस्कृति का प्रभाव ये सिर्फ पास्ट की बात नहीं है. Our present lives are also about moving from place to place for work, and with each move our cultural traditions and way of life slowly become part of new place we are in. आज भी हम काम की वजह से
एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं और हम जहां जाते हैं वहां हमारी जो कल्चरल ट्रेडिशंस है, सांस्कृतिक परंपरा है, वो लेके जाते हैं और नए कल्चर पर जहां हम जाते हैं वो कल्चर पर हमारी कल्चरल ट्रेडिशन असर डालती है और हम वो नए कल्चर की कुछ बातें सीखते हैं. Similarly, in our own neighborhoods, we live close to people from several communities. और हम जहाँ रहते हैं, जिस लोकेलिटी में रहते हैं, वहाँ भी बहुत सारे समुदायों के लोग रहते हैं. Our daily lives are about the ways in which we do things together and hear stories about each other's lives, customs and traditions. हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, इस रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम बहुत सारी चीजें साथ मिलके करते हैं. हम जिस कॉलोनी में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, हम साथ मिलके बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत सारे त्योहार हम साथ मिलके मनाते हैं और बहुत सारी जो स्टोरीज है एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के जीवन के बारे में सुनते हैं, उनकी अपनी परंपराओं के बारे में हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. Unity in diversity. India's diversity has always been recognized as a source of its strength. When the British ruled India, women and men from different cultural, religious, and regional backgrounds came together to oppose them. यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब है विविधता में एकता, और विविधता में एकता यही भारत की पहचान है और यही भारत का बलस्थान है. जब ब्रिटिशों ने भारत पर राज किया था तब सभी धर्मों के, सभी प्रांतों के, सभी संस्कृति के स्त्री और पुरुष एक साथ आए थे और उन्होंने एक साथ मिलकर ब्रिटिश लोगों का विरोध किया था. India's freedom movement had thousands of people of different backgrounds in it. तो अगर आप भारत की फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट देखोगे तो जिन लोगों ने उसमें हिस्सा लिया था वो विभिन्न बैकग्राउंड से थे. They worked together to decide joint actions, they went to jail together and they found different ways to oppose the British. ये सभी लोग एक साथ मिलकर उन्होंने ये तय किया कि कौन सा काम किया जाए, कौन सी एक्शन ली जाए ब्रिटिशों के खिलाफ, और वो एक साथ जेल गए और उन्होंने एक साथ मिलकर ऐसे ऐसे तरीके खोजे जिनसे ब्रिटिशों का विरोध किया जाए. Interestingly, the British thought they could divide Indians because they were so different and then continue to rule them. और मजे की बात यह है कि ब्रिटिशों को ऐसा लगता था कि बहुत सारे यहाँ धर्म है, बहुत सारी यहाँ जातियां हैं, तो हम लोगों को डिवाइड कर सकते हैं और उन पर राज कर सकते हैं. But the people showed how they could be different and yet be united in their battle against the British. लेकिन भारत के लोगों ने ब्रिटिशों को ये दिखाया कि ये हम सब लोग विभिन्न होते हुए भी हम कितने एक हैं और अगर जरूरत पड़े तो हम कैसे एक हो सकते हैं, और उन्होंने बिल्कुल एक साथ मिलके ब्रिटिशों का विरोध किया और भारत को आजादी दिलाई. यहाँ एक पोयम है और ये जो पोयम है इससे हमें कैसे भारत में विविधता है ये देखना है. तो पहले तो हम ये पोयम पढ़ते हैं. Don't forget the days of blood, O friend. In the midst of your happiness, remember to shed a tear for us. The hunter has torn away every single flower. Do plant a flower in the desert garden, dear friend. Having fallen to bullets, we slept in Jallianwala Bagh. Do light a lamp on this lonely grave, O friend. The blood of Hindus and Muslims flows together today. Do soak your robe in this river of blood, dear friend. Some rot in jails while others lie in their graves. Do shed a few tears for them, O friend. This song was sung after the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar, in which a British general opened fire on a large group of unarmed, peaceful people, killing many and wounding even more. ये जो गीत है ये गीत जालियनवाला बाग हत्याकांड के बाद लिखा गया था. जालियनवाला बाग जो अमृतसर में है, अमृतसर पंजाब में है, तो जालियनवाला बाग यहाँ एक ब्रिटिश जनरल जिसका नाम जनरल डायर था, इसने फायरिंग का ऑर्डर दिया था अ ग्रुप ऑफ पीपल पर. यहाँ कुछ लोग एक साथ आए थे और बहुत ही शांतपूर्ण तरीके से ये प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रिटिशों के खिलाफ, और एक रैली निकाली गई थी और उस रैली के बाद ये जालियनवाला बाग में
एक साथ आए थे और वहां कुछ स्पीचेस होने वाले थे। तो ये लोग, इनके पास कुछ हथियार नहीं थे और बहुत ही शांतपूर्ण तरीके से ये प्रोटेस्ट कर रहे थे और इन पर गोलियां चलाने का हुक्म दिया और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे लोग जख्मी हुए। Men and women, Hindus, Sikhs and Muslims, rich and poor had gathered to protest against the British। और ये लोग, जिनमें हिंदूज थे, सिख थे, मुस्लिम्स थे, स्त्री पुरुष सभी वर्ग के लोग थे और ये लोग ब्रिटिश के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। दिस सॉन्ग वॉज कंपोज्ड एंड sung टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल। और ये जो सभी ब्रेव लोग यहाँ एक साथ आए थे और वो शहीद हो गए, तो उनकी याद में ये गाना, इस हत्याकांड के बाद ये गाना लिखा था। आप यहाँ एक चित्र देख सकते हो जिसमें आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू दिखेंगे, भारत के पहले प्रधानमंत्री, और वो स्पीच डिलीवर कर रहे हैं पहले इंडिपेंडेंस डे पर, यानी कि पहला स्वतंत्रता दिवस 15th of August 1947। Songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity। स्वतंत्रता आंदोलन में जितने भी गीत और जितने भी प्रतीक उभर के आए, वो हमें अक्सर ये याद दिलाते हैं कि हमारे देश की परंपरा बहुत समृद्ध है, जहां हम विविधता का रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं। डू यू नो द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग? क्या आपको इंडियन फ्लैग की स्टोरी पता है? इट वॉज यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर। भारत का जो फ्लैग है, भारत का जो झंडा है, जिसको हम तिरंगा कहते हैं, तो ये तिरंगा ब्रिटिशों के खिलाफ अक्सर प्रोटेस्ट के लिए प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। In his book The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper, and within its fold the widest tolerance of belief and custom was practiced, and every variety acknowledged and even encouraged। It was Nehru who coined the phrase unity in diversity to describe the country। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने ही सबसे पहले ये जो फ्रेज है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, इसका प्रयोग किया था। और वो भारत को अक्सर ऐसा देश कहते थे जिसमें विविधता में एकता पाई जाती है। उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और इस किताब में उन्होंने कहा है कि भारत की जो एकता है वो ऊपर से थोपी गई नहीं है, वो लोगों के ही अंदर से आई है। और वो कहते हैं कि ये जो एकता है, इट वॉज समथिंग डीपर, लोगों के अंदर है, एंड विद इन इट्स फोल्ड, और उस एकता में द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम वॉज प्रैक्टिस्ड। व्हाट इज दिस द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम? टॉलरेंस यानी कि सहिष्णुता। सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोग यहाँ सहिष्णुता से रहते हैं। सहिष्णुता यानी कि टॉलरेंस, यानी कि दूसरे के धर्मों का आदर करना, दूसरों के परंपराओं का आदर करना, दूसरों की कस्टम्स का आदर करना, दूसरों की बिलीफ्स यानी कि जो श्रद्धा है, कस्टम्स यानी कि जो परंपरा है, उसका आदर करना, ये हमें हमारी एकता सिखाती है। ओके, सो दैट इज वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम वॉज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। तो भारत में ये सब होता था, ऐसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी किताब में लिखा है। और वो लिखते हैं एंड एवरी वैरायटी एक्नॉलेज्ड एंड इवन एनकरेज्ड। और यहाँ वैरायटी यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस आर स्पोकन, विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, विभिन्न पकवान लोग बनाते हैं और खाते हैं, विभिन्न तरीकों से रहते हैं। तो ये जो सभी वैरायटी है, ये विविधता है, ये सब लोग एक्नॉलेज करते थे, ये मानते थे कि हमारे भारत में ऐसी विभिन्नता है, विविधता है, और वो अक्सर ऐसी विभिन्नता, ऐसी विविधता एनकरेज भी करते थे सभी लोग। तो ऐसी एकता भारत में थी और विविधता से एकता आई थी, विविधता में ही एकता थी। India's national anthem, composed by Rabindranath Tagore, is another expression of the unity of India. In what way does the national anthem describe this unity? भारत का जो नेशनल एंथम है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया गया था, जो कि जन गण मन है, तो ये और एक उदाहरण है जिससे हमें भारत की एकता का पता चलता है। और इस नेशनल एंथम में सभी रीजन
और हमारा जो ज्योग्राफी है इसका रेफरेंस आता है। ओके, तो ये जो नेशनल एंथेम है ये हमारे देश की एकता प्रतीत करता है। इस चैप्टर पर कुछ प्रश्न है वो अभी हम देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी। विच ऑफ these celebrations are shared by members of different regional and religious communities? पहला जो प्रश्न है कि आपके लोकेलिटी में आप कौन से त्योहार सेलिब्रेट करते हो, तो इसका आंसर है ओणम, दिवाली, होली, कृष्ण जन्माष्टमी, क्रिसमस, ईद। दूसरा जो प्रश्न है कि दूसरे प्रांतों के लोग, दूसरे धर्मों के लोग भी कौन से त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, तो पीपल अक्रॉस रिलीजियस लाइन्स सेलिब्रेट फेस्टिवल्स लाइक ओणम, होली, Christmas. Okay. Next question. What do you think living in India with its rich heritage of diversity adds to your life? We learn different languages from our friends. We enrich our lives by getting to know the different cultural traditions. We learn from the different religious rituals that are observed by our friends and neighbors. तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे जो फ्रेंड्स है उनकी भाषा, हमारे जो फ्रेंड्स है उनका जो जीने का अलग तरीका है, अलग उनकी जो संस्कृति है उनका हमें पता चलता है, और जो अलग रिचुअल्स होते हैं उनका भी हमें पता चलता है। इससे हमारा जो लाइफ है वो एनरिच होता है, समृद्ध होता है। डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया? What do you think Nehru is trying to say about Indian unity in the sentence quoted above from his book The Discovery of India? तो ये जो नेहरू की टर्म है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्या ये अप्रोप्रिएट है हमारे कंट्री को डिस्क्राइब करने के लिए? और जब नेहरू ऐसा कहते हैं तो उनको एग्जैक्टली क्या कहना होता है? ओके, तो इसका उत्तर कुछ ऐसे होगा। इट इज डेफिनेटली एन अप्रोप्रिएट वर्ड टू डिस्क्राइब अवर कंट्री. Our country has a huge population with people from many different cultural backgrounds, different religions, people speaking different languages, and people following different traditions. Yet, this huge diverse nation is always united and moving forward in the path of progress. Nehru is trying to say that tolerance यानी कि सहिष्णुता is very much ingrained in every Indian citizen. Next one. Underline the line in the poem sung after the Jallianwala Bagh massacre which according to you reflects India's essential unity. तो ये जो गाना जो गाया था जालियनवाला बाग हत्याकांड के बाद, इसमें कौन सी ऐसी लाइन है जो इंडिया की यूनिटी, एकता रिफ्लेक्ट करती है? ओके, तो इसमें एक लाइन है जिसमें ऐसा कहा गया है कि द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स फ्लोज टुगेदर टुडे। तो इसका मतलब है कि जालियनवाला बाग हत्याकांड में हिंदू भी मरे थे, मुस्लिम्स भी मरे थे, और ये जो लाइन है ये इंडिकेट करती है इंडिया की यूनिटी, इंडिया की एकता। चूज अनदर रीजन इन इंडिया एंड डू अ सिमिलर स्टडी ऑफ द हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी फाउंड देयर। आर दीज हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स कनेक्टेड टू ईच अदर? हाउ? हमने इस चैप्टर में देखा कि केरला और लद्दाख की जो संस्कृति है, वहाँ का जो जीवन है, तो वहाँ के जीवन पर कैसे उसके हिस्ट्री का यानी इतिहास का और ज्योग्राफी का प्रभाव पड़ा है। ओके, और कैसे वहाँ विविधता है फिर भी उस विविधता में एकता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना जो रीजन है, आप जिस रीजन में रहते हो, तो आपको अपना जो रीजन है वो किसी दूसरे रीजन से कंपेयर करना है। तो आपके लिए एक एक्सरसाइज होगा। आप जिस स्टेट में रहते हो तो अपने स्टेट का ज्योग्राफी और हिस्ट्री कैसे अपने स्टेट के जीवन को प्रभावित करता है, तो ये आप लिख सकते हैं, और फिर आप कंपेयर कर सकते हैं इंडिया का दूसरा एक स्टेट लेके, और कैसे वहाँ का जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है वहाँ के जीवन को प्रभावित करता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।